जय हिंद साथियों। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी कैबिनेट मिशन के बारे में कि ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी की जो सरकार बनी थी वो क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में बनी थी। उसके प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को बनाया गया। जैसे ही क्लीमेंट एटली भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं वैसे ही भारत में संविधान सभा का गठन करने हेतु एक मिशन को भारत भेजने के लिए नियुक्त करते हैं। उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी। आज हम कैबिनेट मिशन की कौन कौन सी सिफारिश थी, कैबिनेट मिशन के अंदर कौन कौन से प्रावधान थे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। तो साथियों, पहले हमने चर्चा कर ली थी कैबिनेट मिशन के सदस्य। ठीक है, कैबिनेट मिशन में जो कुल सदस्य थे वो 3 थे। उनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है। इसके अध्यक्ष का जो नाम था वो था जॉर्ज पैथिक लॉरेंस। जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, और ये तो थे अध्यक्ष। 2 और अन्य सदस्य थे। उनका नाम था, एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, और दूसरे का नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अध्यक्ष जॉर्ज पैथिक लॉरेंस था और इसके 2 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन की सिफारिश, इसकी क्या सिफारिश थी? इसकी सिफारिश थी कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पहली सिफारिश तो इसकी ये थी कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरी ये थी कि इसने भारत विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया। भारत विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसने मना कर दिया कि मैं भारत के 2 टुकड़े नहीं कर सकता। भारत में से एक पाकिस्तान का अलग से नए राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। इसने साफ स्पष्ट मना कर दिया। इसने विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में 300 निवासी सदस्य चुने गए। इसकी एक सिफारिश यह थी कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रांत में 10 लाख जनसंख्या होगी वहां से एक व्यक्ति को चुना जाएगा। मतलब कि 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुने गए थे? 300 निवासी सदस्य चुने गए थे। ये जो 300 निवासी सदस्य थे वो कहां से चुने गए थे? उस समय 3 प्रकार के प्रांत होते थे, 3 प्रकार के क्षेत्र होते थे। पहला था ब्रिटिश प्रांत।
पहला था ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे 292 सदस्य। दूसरा था केंद्र शासित प्रदेश, यहां से चुने गए थे 4। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश से यहां से एक एक व्यक्ति को चुना गया था। चारों केंद्र शासित प्रदेशों में से एक एक व्यक्ति को चुना गया था। एक था अजमेर मेरवाड़ा, ये कहाँ है? राजस्थान में, ये है राजस्थान में। दूसरा है कुर्ग का है कर्नाटक में। तीसरा है बलूचिस्तान, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। चौथा है डी, ABCD, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ABCD। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, D4 दिल्ली। ठीक है, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे और चारों से एक एक सदस्य को चुना गया था। ब्रिटिश प्रांत हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। केंद्र शासित प्रदेश से 4 थे, अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान में है, दूसरा कुर्ग ये कर्नाटक में आता है, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में, और चौथा था दिल्ली। इनको याद करने की ट्रिक है ABCD। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। तो याद करने की ट्रिक है कि 4 केंद्र शासित प्रदेश थे जिस समय कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया जा रहा था और इन केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सदस्य चुने गए थे। अब बात करते हैं तीसरे क्षेत्र की। तीसरा क्षेत्र कौन था? देशी रियासत से कितने सदस्य चुने गए थे? 93। देशी रियासत, इन क्षेत्रों पर राजा महाराजाओं का अधिकार हुआ करता था। और केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जिस पर सीधा ब्रिटिश सरकार का शासन चलाया जाता था, अर्थात ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है, सीधा नियंत्रण होता था। और ये ब्रिटिश प्रांत का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आते थे। और ये ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 292। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 4। और देशी रियासत से कितने सदस्य चुने गए थे? 93। देशी रियासतों से कितने सदस्य चुने गए थे? 93। ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य चुने गए? 292। और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए थे 4। अब इसमें यह कहा गया था कि देशी रियासतों से आने वाले सदस्य, राजाओं के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। मतलब राजा के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी, उनके लिए किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होगा। और कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे? 93। जितने भी देशी रियासत से सदस्य आएंगे, अर्थात ये 93 जो सदस्य आएंगे संविधान सभा के सदस्य के रूप में, इनका चुनाव नहीं होगा, इनको मनोनीत किया जाएगा, ठीक है, संबंधित रियासत के राजा महाराजाओं के द्वारा। राजा जिस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नियुक्त करेगा वही व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य माना जाएगा। और ब्रिटिश प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश, ब्रिटिश प्रांत प्लस केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ से जो सदस्य चुने जाएंगे इनके लिए निर्वाचन होगा, अर्थात यहाँ से इनके ये सदस्य निर्वाचित होंगे, इनके लिए मतदान होंगे।
तो कुल कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 292 प्लस 4। तो कुल कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 296 सदस्य। ठीक है साथियों, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित किए गए? 296 मतलब 296 सदस्य। संविधान सभा के कितने सदस्य मनोनीत किए गए थे? कितने सदस्य मनोनीत किए गए थे? 93 सदस्य। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुने गए थे? 4। ब्रिटिश फ्रांस से कितने सदस्य चुने गए थे? 292। 292 प्लस 4 कितने होते हैं? 296। 296 प्लस 93, तो ये टोटल कितने आ जाएंगे? 389 सदस्य जो कैबिनेट मिशन के तहत चुने गए थे। 6 3 9 9 9 18 और 2 प्लस 1 389। आ गई बात समझ में साथियों कि 292 ये ब्रिटिश फ्रांस से चुने गए थे और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए थे, जिनको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये टोटल कितने हो गए? 296 और 93 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा मनोनीत किए गए थे। इनके लिए किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं हुआ, ये केवल मनोनीत थे। बाकी जो 296 सदस्य थे ये इनके लिए चुनाव किए गए, इनके लिए निर्वाचन हुआ। निर्वाचित या चुनाव एक ही बात होती है। मनोनीत केवल 93 थे और जो निर्वाचित जो सदस्य थे वो 296 सदस्य थे। ठीक है साथियों, आज हमने कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा की। कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन की सिफारिश यह भी थी कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, कि भारत में अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा का गठन करने की मांग की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में संविधान सभा का गठन करने की मांग की थी, लेकिन जो उन्होंने मांग की थी वो वेस्ट मताधिकार के आधार पर करने की मांग की। वेस्ट मताधिकार के आधार पर। वेस्ट मताधिकार का मतलब होता है जो बालक बालिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, उनका विकास पूर्ण रूपेण उनका विकास हो जाता है, वो जो अच्छे और बुरे का सही रूप में अर्थ निकालना सीख जाते हैं, वो वेस्ट मताधिकार की श्रेणी में आते हैं। वेस्ट मताधिकार को हम सार्वभौमिक मताधिकार भी बोल सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जाति, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी को मत देने का अधिकार होता है। यह वेस्ट मताधिकार कहलाता है और इसकी मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में की थी। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। साथियों, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ठीक है पसंद आती होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि मेरा हौसला बुलंद हो, और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।